किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ खास जानकारियां जो कि आपके काफी काम आ सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, अपने विज्ञान और किसान सेगमेंट में आपके लिए कुछ दिलचस्प जानकारियां लेकर आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये जानकारियां आपके लिए काफी सहायक साबित होंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि के क्षेत्र में बेहतर फसल उत्पादन के लिए किसानों से कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाने की अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के आज के इस कठिन दौर में कृषि उत्पादन देश के अर्थव्यवस्था की धुरी बन गया है। ऐसे में किसानों का भी कर्तव्य बन गया है कि वे देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई खेती को एक लाभकारी कार्य बनाने के लिए खेत के प्रकार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाएं। किसानों से संवाद करते हुए श्री तोमर ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ ही कई हिस्सों में फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है और कई क्षेत्रों में बुआई की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि बेहतर फसल प्रबंधन कार्य प्रणाली को अपनाकर कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। बेहतर फसल उत्पादन के लिए पहले से योजना बनाना, सही निर्णय लेना और उन्हें खेत में लागू करना आवश्यक है। श्री तोमर ने बीज चयन, बीजोपचार, बेहतर सिंचाई प्रणाली, कीटनाशकों का सही उपयोग आदि के बारे में किसानों को जागरूक करने व आधुनिक प्रणाली का उपयोग करने पर बल देते हुए कहा कि इससे देश न केवल खाद्यान्न बल्कि आर्थिक मामले में भी आत्मनिर्भर होगा। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आपके लिए कुछ दिलचस्प जानकारियां लेकर आए हैं। क्या है वो जानकारियां, आइए डालते हैं एक नजर। ये श्वेत क्रांति का ही असर है जो आज हम 1460 लाख टन दूध पैदा करके दुनिया के दूसरे देशों से प्रतियोगिता कर पा रहे हैं। हमारे बाद अमेरिका का नंबर आता है जिसका उत्पादन हमसे तकरीबन आधा है, लेकिन प्रति पशु उत्पादन देखें तो हम दुनिया के देशों से कई मील पीछे हैं। हमारे देश में पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसी वजह से प्रति पशु दूध का उत्पादन कम होने के बावजूद भी हम कुल दुग्ध उत्पादन में दुनिया के देशों को पछाड़ दे रहे हैं।
हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि किस ढंग से हम अच्छी नस्ल के जानवरों की पैदावार को बढ़ाएं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे देश में दूध उत्पादन में हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे जो संसार में टॉप में हैं। हमारे यहाँ आज के डेट में हमारे देश में 143 मिलियन जो टन जो है दूध पैदा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो दूध आ रहा है वो ज़्यादा जानवरों की वजह से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक गाय हमारे यहाँ एवरेज जो है 3 से 4 किलो दूध देती है, जो कि बहुत कम है, और जो कि अगर हम इसको दूसरे देशों से अगर हम अमेरिका से इसको हम मापें या उससे कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका में एक गाय एवरेज दूध उत्पादन उसका 27 से 30 किलो के आसपास है। जानवरों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ हम दूध में इस समय उत्पादन में, दूध के उत्पादन में पूरे संसार में टॉप में है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यानी पशु जैव प्रौद्योगिकी में इनके अनुसंधान और इनके योगदान ने डेयरी उद्योग को नए पड़ाव पर खड़ा होने के लिए मजबूती दी है। युवा वैज्ञानिक मनमोहन सिंह ने इस देश में पशुधन को नई परिभाषा दी है। एम्ब्रियो बायोटेक्नोलॉजी में जो यहाँ पर काम हुआ है शुरू, वो 1987 से शुरू हुआ है, और जिसमें इस काम को इनिशिएट करने वाले डॉक्टर एम.एल. मदन ही थे। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रोग्राम आया था जिसमें कि देश में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर काम करना था, और डॉक्टर मदन ने इस चैलेंज को लिया। और उसके बाद उसमें एक पहला सबसे बड़ा काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप करना, और मदान साहब ही ऐसे आदमी थे कि जिन्होंने एक बिल्डिंग बनाई उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के। मैं ही कहूँगा कि ये बिल्डिंग आज तक अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जो इस पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर काम करने के लायक। बहुत अच्छी लैब की है। देश भर में पशुओं की नस्ल पर काम करने वाले वैज्ञानिकों की बड़ी फौज है करनाल में। यूं तो श्वेत क्रांति पीजे कुरियन के निर्देशन में गुजरात के आणंद से शुरू हुई, लेकिन इस क्रांति को तकनीकी तौर पर आगे बढ़ाने में NDRI यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और उसके वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है। जैव प्रौद्योगिकी में शोध के जरिए नित नए मुकाम पर खड़ा होने वाला NDRI एक समय केवल डेयरी फार्म था। अच्छी नस्ल के जानवरों की देश में संख्या बढ़ाना बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में तकनीकी ही एक जरिया थी जिसके माध्यम से हिंदुस्तान में अच्छी नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। और इसी चुनौती को अपना शौक बना लिया मनमोहन सिंह चौहान ने। काम ऐसा हो कि जो एक तो हिंदुस्तान में ना हुआ हो और कोई लीड लें जिसमें हम काम, और दूसरा ये है कि जो एनिमल में, जानवरों में जो भी सबसे बड़ी समस्या यही है, रिप्रोडक्शन की समस्या है। हमारे पास क्वालिटी एनिमल्स नहीं है, मतलब हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स नहीं है, ऐसे जानवर, दुधारू जानवरों की कमी है। तो जो इस टाइप की टेक्नोलॉजी करेंगे ताकि हम दुधारू जानवर को पैदा कर सकें। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस यानी राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान ने मनमोहन सिंह चौहान को सम्मानित किया। साहिवाल कैटल सोसाइटी द्वारा भी सम्मानित किए गए मनमोहन सिंह चौहान। इसके अलावा मनमोहन सिंह चौहान को मिडिल करियर साइंटिफिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी पर होने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इन्हें सम्मानित किया गया। हालांकि मनमोहन सिंह का मानना है कि काम अच्छा होना चाहिए और देश हित में होना चाहिए, फिर उसे अवार्ड मिले या ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक अवार्ड का सवाल है, नेचुरली जब अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है, इसमें अप्रिसिएशन, कोई आदमी को कोई इस काम को रिकॉग्नाइज करता है तो अच्छा लगता है इसमें। पर मेरा ये मानना है कि केवल अवार्ड के लिए हम काम न करें, और क्योंकि अवार्ड कई बार ऐसा होता है कि आप बड़ा अच्छा काम करते हैं और उसमें अवार्ड नहीं मिल पाता है, और आप उससे अवार्ड को फोकस न करें, ये मेरा अपना मानना है। और मैं अवार्ड के लिए नहीं करता काम, मेरा यह है कि काम अच्छा हो और अप्रिसिएशन लोगों से मिले,
अच्छा जिसके और कोई मतलब टेक्नोलॉजी इस टाइप का हो, जनरेट हो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम ढंग से गाइड कर सकें, उनको हम एडवाइस कर सकें, और ताकि अच्छा काम हो सके और कोई देश के लिए टेक्नोलॉजी आ सके जिसको आगे आने वाले दिनों में उसका फ़ायदा हो। हमारा देश गांवों में बसता है, गांव में ही रचता है। हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारी समझ कितनी ही आधुनिक क्यों न हो जाए, लेकिन हमारी जड़ें गांव की मिट्टी में ही जमी हैं। और इस बात को मजबूती देता है ये आंकड़ा जो ये कहता है कि तकरीबन 72% से अधिक आबादी ग्रामीण है और 60% लोग खेती से जुड़े रोजगार में शामिल हैं। इसी में एक बड़ी संख्या में रोजगार देने वाला है डेयरी उद्योग। एक आंकड़ा देखें तो करीब 7 करोड़ कृषक परिवारों में हर दूसरा घर छोटे या बड़े डेयरी उद्योग से जुड़ा हुआ है। आंकड़ा ये भी कहता है कि देश में होने वाली 70% दूध की आपूर्ति छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों से होती है। बावजूद इसके हम पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे हैं। वैश्विक बाजार में भारत का अपना विशेष स्थान है। ये विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक तो है ही, साथ ही दुग्ध से बने उत्पादों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संयोग से भारत विश्व में सबसे कम खर्च पर प्रति लीटर की दर से दूध का उत्पादन करता है। हमारी तुलना में अमेरिका और जापान जैसे देशों का खर्च कई गुना ज्यादा है। जो हालात हैं और मनमोहन सिंह जैसे महानायकों की जो मेहनत रंग ला रही है, उससे साफ है कि दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग भी तेजी से विकसित होगा और आने वाले 10 सालों में 3 से 4 गुना तेज गति से वृद्धि करेगा। और तब हम दूध के साथ साथ दुग्ध उत्पादों को तैयार करने वाले अग्रणी देशों में शुमार हो जाएंगे। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हम आप तक कुछ ऐसी जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिन्हें आप अपनी खेती किसानी में भी अपना सकें और उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया।
चाय की एक चुस्की शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का एहसास करा देती है। ये सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला पेय पदार्थ है। भारत के 64% लोग चाय के शौकीन हैं। जितनी भी चाय भारत में उगाई जाती है, उसका करीब करीब 80% हिस्सा घरेलू स्तर पर ही खप जाता है। इसे देखते हुए ज्यादा उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है और चाय उगाने के लिए नई नई जगह खोजी जा रही है। उत्तराखंड का चंपावत भी ऐसे ही इलाकों में से है। घटाओं का आलिंगन करती पहाड़ियां और पर्याप्त बारिश चाय की खेती के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है। लेकिन समस्या ये थी कि चंपावत के किसान चाय की खेती का हुनर नहीं जानते थे। साथ ही यहाँ छोटे और मंझोले किसानों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में चाय उगाना मुश्किल लग रहा था। 2004 के दौरान उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया और किसानों से किराए पर जमीन लेकर खेती शुरू की गई। आज चंपावत के 1718 ग्राम पंचायतों में चाय उगाई जा रही है, जहां किसान खुद भी इसकी खेती के गुर सीख रहे हैं। ये चाय विकास बोर्ड इस उद्देश्य से बनाया गया था कि उत्तराखंड के छोटे एवं मझोले किसानों की भूमि पर चाय बागान का विकास किया जाए एवं यहाँ के जो काश्तकार हैं उनको एक रोजगार उनके खेतों पे उपलब्ध कराया जा सके तथा जो हमारी बंजर पड़ती जा रही है भूमि उसका सदुपयोग किया जा सके। इसमें उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड वर्तमान में 30 साल के लीज पर भूमि को लीज पे लेकर उस पर चाय बागान विकसित करता है। इस भूमि पर 50 नाली यानी 1 हेक्टेयर पर उस परिवार के एक सदस्य को गारंटीड रोजगार उपलब्ध कराता है तथा उनको उसी बागान पे पूरा प्रशिक्षित करता है ताकि जो काश्तकार है उस खेत का वो पूरी तरीके से चाय बागान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। चाय के पौधे की उम्र खासी लंबी होती है। एक बार फसल लगा दीजिए और 100-150 साल तक काटते रहिए, यानी एक पौधा 3 पीढ़ियों के रोजगार का साधन है। दादा ले पोता बढ़ते वाली कहावत चाय के बागान पर सही बैठती है। बागान में लगाने से पहले चाय की नर्सरी लगानी होती है। दूसरी फसलों की नर्सरी जहां 1 महीने में तैयार हो जाती है, वहीं चाय की नर्सरी तैयार होने में 1-1.5 साल का समय आराम से लग जाता है। इसके बाद बागान में रुपाई के 5 से 7 साल बाद ही पौधे फसल देने योग्य हो पाते हैं। यानी चाय की खेती के लिए हुनर के साथ साथ धीरज भी चाहिए। अच्छे बागान के लिए जरूरी है कि नर्सरी भी अच्छी हो। चाय की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका बीज कहां से आया है और इसकी कटिंग कहां से आई है। चंपावत में बीज दार्जिलिंग से लाया गया है। यहाँ उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की ओर से तैयार एक बड़ी नर्सरी है। इसमें करीब 5 लाख पौधे हैं। आप देख सकते हैं कि पौधों को कितनी हिफाजत के साथ बागानों के लिए तैयार किया जा रहा है। किसी भी चाय के बागान को बनाने हेतु सबसे ज़रूरी होता है कि एक बहुत अच्छा चाय का पौधा तैयार हो। चाय के पौधे की स्वस्थता, चाय के पौधे का मटेरियल, उसका बीज कहाँ से आया है, उसका कटिंग कहाँ से आया है, उसके ऊपर चाय के पौधे की क्वालिटी डिपेंड करती है। चाय का पौधा एसिडिक पीएच यानी कि 4.5 से 6.2 पीएच के बीच में सबसे अच्छा पनपता है। इसको हल्के ढालूदार ज़मीन पर एवं अच्छे बरसात वाले इलाके में सबसे अच्छी तरीके से पनपता हुआ पाया गया है। चाय का पौधा एक बार अगर हम लगाते हैं तो लगभग ये 100 से 150 साल तक की उम्र तक जिंदा रहता है। यानी अगर हमने एक चाय का पौधा लगा दिया तो करीब 3 पुश्त तक ये अपना प्रोडक्शन देता है। बागान से तोड़ते समय चाय की पत्ती का रंग हरा होता है
और बाद में उसे प्रसंस्करण के माध्यम से काला और दानेदार बनाया जाता है। इसके लिए चाहिए एक प्रसंस्करण इकाई। इसे हम छोटी मोटी फैक्ट्री भी कह सकते हैं। यहाँ कई तरह की मशीनें लगी हैं। बागान से लाई गई हरी पत्तियों को यहाँ कई चरणों से गुजरना होगा। यहीं पर उनकी पैकिंग होगी और फिर डिब्बा बंद चाय कोलकाता के बाजार ले जाई जाएगी, जहाँ बहुत सारी कंपनियाँ इसका इंतजार कर रही हैं। जो पत्ती हमारे बागान से तोड़ी गई थी वो इस फैक्ट्री में प्रसंस्करित करी जाती है। यहीं पर इसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, यहीं इसका फिनिश प्रोडक्ट बनता है और यहीं पर इसकी पैकिंग होती है। ये जो प्रोसेस हमारा गार्डन से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर पहुँचा है फैक्ट्री तक, और आपके कब तक जो पहुँचेगा ये प्रोसेस, ये टोटली ऑर्गेनिक है। हमारा ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। हमारे पास इसका एनपीओपी और एनओपी दोनों का सर्टिफिकेशन मौजूद है। असम चाय की धाक पूरे देश में है। उसके बाद दार्जिलिंग का नंबर है। अब दार्जिलिंग का जायका चंपावत की वादियों में भी उग रहा है। सोने पे सुहागा ये है कि जैविक तरीके से उग रहा है, यानी चंपावत वाले स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।